हेलो दोस्तों, पीपी गाना में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो लोग इज़राइल जाना चाहते हैं, इज़राइल के लिए सेलेक्ट हुए हैं, इज़राइल में इन फ्यूचर्स कभी भी जाना चाहेंगे या फिर इज़राइल के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हम बताएंगे इज़राइल देश के बारे में जो आप सभी के लिए जानना ज़रूरी है। इसके साथ ही क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या है वहाँ की वर्क लाइफ स्टाइल, क्या है वहाँ के कल्चर। इसके साथ ही सामान्य बोलचाल की भाषा में कौन-कौन से शब्द आपको वहाँ की भाषा में आने चाहिए। कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित कुछ ज़रूरी शब्द वहाँ की भाषा में हम बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जब आप सभी का फाइनल फ्लाइट डेट आ जाता है, उस समय एनएचडीसी की तरफ से एक 60 नोट्स बुक दिए जाते हैं, जिसमें ये सभी बातें लिखे होते हैं। उसी पर हम चर्चा करते हैं। पर फर्स्ट पेज पर मिल जाएगा नेम, पासपोर्ट संख्या, एनएचडीसी आईडी नंबर, संपर्क नंबर, आपातकालीन नंबर। ये सभी आप चाहें तो नोट करके रख सकते हैं यहाँ पे। अब हम जानते हैं इजराइल कंट्री के बारे में। इजराइल कंट्री का आधिकारिक नाम यानी ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ इजराइल है। इसकी राजधानी जेरूसलम है, यानी इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। यहाँ की जो मुद्रा होगी NIS होती है, यानी न्यू इजरायली साइकिल। एक इजरायली साइकिल बराबर होता है लगभग 22 रुपये 80 पैसे। अभी इस समय 23 रुपये 25 पैसे है एक न्यू इजरायली साइकिल बराबर, यानी ये घटता बढ़ता है, लगभग 21 रुपये से लेकर 24 रुपये के बीच में रहता है। ठीक है, तो मानक स्टैंडर्ड जो इसका प्राइस है 22 रुपये 80 पैसे होता है। ठीक है, यहाँ की भाषा की बात करें तो जो ऑफिशियल भाषा है हिब्रू बोला जाता है, यानी जैसे यहाँ पे हिंदी बोला जाता है वहाँ पे हिब्रू बोला जाता है। इसके साथ ही अरबी भी बोला जाता है और अंग्रेजी भी बोला जाता है। अंग्रेजी आमतौर पर इस्तेमाल की जाते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन अरबी जो है वहाँ पे भी ज़्यादातर बोले जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल भाषा हिब्रू ही है। ठीक है, टाइम जोन की बात करें तो इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। जैसे इंडिया में अगर 3:30 बजता है तो इजराइल में 12 बज रहे होंगे। ठीक है, कभी एक समय ऐसा भी होता है कि 2.5 घंटे पीछे होता है। वहाँ पे सब अपने से स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे छोटा दिन सबसे बड़ा दिन, तो वहाँ पे जब सबसे छोटा दिन होता है तो उस समय टाइम अपना डिफरेंट कर देते हैं, तो इसलिए 2.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, लेकिन नॉर्मली 3.5 घंटे का ही अंतर होता है। ठीक है, वहाँ की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 9,83,000 है 2023 के अनुमानित पे। ठीक है, यानी वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 9 लाख ही जनसंख्या है लगभग। और धर्म वहाँ की बात करें तो यहूदी सबसे ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं, 73% लगभग रहते हैं यहूदी। मुस्लिम 18% रहते हैं लगभग। ईसाई धर्म लगभग 2% रहते हैं, यानी 1.9%। डूज एक धर्म भी होता है, वो भी लगभग 1.6% होते हैं। अन्य 4.9%, यानी 5% के बराबर होते हैं। ये 2022 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये अप्रॉक्सली है और ये मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ठीक है, वहाँ की जलवायु की बात करें, वहाँ का मौसम कैसा रहता है तो शीतोष्ण रहता है। मतलब ये है कि ठंडा और हल्का ठंडा और वर्षा जैसे मौसम रहता है। जैसे दक्षिण और पूर्वी रेगिस्तानी इलाकों में गर्म और शुष्क रहता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तो ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है, वार्षिक औसत का तापमान बात करें तो 20 डिग्री से, जैसे हम लोग का इस समय अगर बात करें तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, तो लगभग इस तरह का मौसम वहाँ पर रहता है। अगर सर्दियों में तापमान की बात करें तो 5 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस होता है, और गर्मियों में 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है और बहुत ही ठंडा नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी नॉर्मल यहाँ के जैसे ही लगभग रहता है, लेकिन गर्मी की बात करें तो यहाँ से कम गर्मी वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, वहाँ का जो डायल कोड होता है +972, यानी +972। जैसे यहाँ पे 91 से शुरू होता है ना, वहाँ पे 972 से शुरू होता है। जैसे यहाँ पे .com लिखते हैं ना, तो इंटरनेट कोड वहाँ पे .il होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे काम और लाइफ स्टाइल के बारे में। वहाँ पे काम कैसे करना होता है, क्या कि वहाँ का लाइफ स्टाइल है। तो पहला आपको इसमें लिखा हुआ है, आपको रोजगार शुरू होने से लेकर रोजगार समाप्त होने के 7 दिन बाद तक आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब अगर आप वहाँ पर जाते हैं
तो काम शुरू होने तक, ठीक है, 7 दिन में आपको घर उपलब्ध करा दिया जाएगा जहाँ पे आपके रहने का जगह होगा, ठीक है। उसका आपको चार्ज भी देना होता है। आवास की लागत में कटौती की जाती है, एनआईएस में लागत है, मतलब जो रहने के लिए आपको मिलेगा रूम, उसका चार्ज कटेगा। तो वो अलग अलग शहर का अलग अलग चार्ज होता है। तो जेरूसलम में अगर आपको मिलता है रहने के लिए तो लगभग 475 न्यू इजरायली साइकिल, ठीक है। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 से, 475 इंटू 23, तो आपको पता चल जाएगा लगभग कितना चार्ज कटेगा इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। खैर, आप तेल अवीव में रहते हैं तो 540 न्यू इजरायली साइकिल के बराबर कटेगा। हाइफा में रहेंगे तो लगभग 360 इजरायली साइकिल लगेगा। अगर आप सेंटर में रहते हैं इजराइल के तो 360 न्यू इजरायली साइकिल लगेगा। अगर साउथ में रहते हैं इजराइल के या नॉर्थ में रहते हैं 320 या 294 लग सकता है। मतलब ये अलग अलग शहर के ऊपर डिपेंड करता है कौन से शहर में आप गए हुए हैं, ठीक है। मतलब रहने का चार्ज आपको देना होता है। आपको प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है जो आपके सैलरी से कटेगी, ठीक है, यानी जो इंश्योरेंस का कास्ट होगा वो भी आपका डिडक्ट होता है। इनकम टैक्स 10% काटा जाता है वहाँ का, आपके सैलरी में से 10% इनकम टैक्स काटी जाती है। और आपका जो सोशल सिक्योरिटी के रूप में भी काटी जाती है, जैसे सामाजिक सुरक्षा हर कंट्री का होता है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ चार्ज काटे जाते हैं, तो भी आपका कट सकता है। लेकिन जितनी भी आपकी कटौती कटेगी, ठीक है, आपके सैलरी का 25% से अधिक नहीं होगा। यानी मान लीजिए अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, तो आपका 25 रुपये ही कटेगा, 75 रुपये नहीं कटेगा। यानी कितना होगा आपका डिडक्शन होगा, तो 25% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। एम्प्लॉयर आपको क्या क्या दे सकता है, देखिए, प्रत्येक वर्ष आपको जूते, ट्राउजर्स, एक शर्ट और एक टोपी सहित उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े प्रोवाइड करेगा। इसके साथ ही काम पर सुविधा के लिए या सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक कपड़े जैसे बूट, हैट, कृपया उन्हें अच्छी स्थिति में लौटाएं। मतलब आपको बूट मिलेगा, हैट मिलेगा, जो सुरक्षा संबंधित कपड़े होंगे, ठीक है। और इसको आपको अच्छे से रखना होगा और आप जब वापस करेंगे तो अच्छे से वापस करिएगा। आप जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे बाथरूम, शावर, सिंक, डेडिकेटेड ईटिंग यानी जो भोजन बनाने के लिए होता है एरिया, और गर्म और ठंडे पानी सहित आपको हाइजीन की सुविधाएं भी मिलती है, ठीक है। मतलब ये है कि आपको वेल मेंटेन जगह मिलेगी। यहाँ पे आप यहाँ के जैसे नहीं मिलेगा आपको। जो लोग भी वहाँ पे रह रहे हैं अच्छी सुविधा यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो व्यावसायिक चिकित्सा, आपको जो मेडिकल चेकअप होता है वो सब भी आपको वहाँ पे मिलेगा। चिकित्सा जांच वगैरह कराएगा एम्प्लॉयर, आपको कराएगा, ठीक है। फर्स्ट एड मतलब ये होता है कि आपको कोई दिक्कत होता है तो आप प्राथमिक उपचार कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको वहाँ पे बताया जाएगा। अगला है एम्प्लॉयर साल में 2 बार यहूदी नववर्ष और पास ओवर पर हॉलीडे गिफ्ट देता है, ठीक है। यानी आपको साल में 2 बार छुट्टी होता है। यहूदी धर्म का जो नया साल होता है वो 2 बार होता है साल में, तो आपको 2 बार छुट्टी मिलेगा। आपको जो सैलरी होगा महीने की 9 तारीख तक इजरायली बैंक खाते में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये आपका 5600, पहले लोग जो गए थे न्यू इजराइल साइकिल पाते थे, अभी आप लोगों का जो है 6100 हो गया। यानी जो अभी जो आएंगे उनको 6100 न्यू इजरायली साइकिल मिलेगा, ठीक है। अगर आपको 9 तारीख को सैलरी नहीं आता है, ठीक है, वहाँ पर लोग बताते हैं किसी का 10 को भी आता है। तो अगर आपको सैलरी में देरी होता है, तो अगर 1 हफ्ता देरी होता है तो आपको 5% ज़्यादा मिलेगा। जैसे अगर आपका 100 रुपये सैलरी होता है तो 105 रुपये मिलेगा अगर आप 1 हफ्ते बाद सैलरी पाते हैं तो, यानी आपको फाइन मिलेगा, एम्प्लॉयर देगा, ठीक है। और इस पैसे को आप कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी जो आपको खाते में सैलरी आएगा उसे आप कभी भी भेज सकते हैं, ठीक है। आपका पेड हॉलीडे भी मिलता है इसमें, जैसे आपको जो छुट्टियां होती हैं उसका भी पैसा मिलता है। तो केवल आपको 10 छुट्टियों का पैसा मिलता है, जैसे आपका संडे वगैरह होता है तो उसका नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें जो पेड हॉलीडे है, अगर आप 6 दिन काम करते हैं, वहाँ पे एक चीज़ और है कि कोई कोई 6 दिन काम करता है, कोई कोई 5 दिन काम करता है। तो अगर 6 दिन काम मिलता है आपको करने के लिए तो 12 छुट्टी मिलती है, और अगर 5 दिन काम करते हैं तो 10 छुट्टी मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 10 दिन का लगभग पेड हॉलीडे मिलता है, 10 दिन की छुट्टी का आपको पैसा मिलता है, ठीक है।
अब बात करते हैं वहाँ की कल्चर और वर्क ओडिसी क्या है। तो कल्चर के बारे में बात करें तो यहाँ की जो कम्युनिकेशन यानी संचार, जैसे बातचीत जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो इजरायली लोग होते हैं वो सीधा बात करते हैं, कभी कभी गुस्सा में भी बात कर सकते हैं, एग्रेसिव बात कर सकते हैं, कभी कभी वो भावुक भी हो जाते हैं। तो और वो सब क्लियर बोलते हैं, ऐसे घुमा फिरा के नहीं बोलते हैं, लपेट के नहीं बोलते हैं। तो उन सभी को बातों को भी आपको अच्छे से समझना है। वहाँ की कपड़े की बात करें तो पुरुष अपना कैजुअल पहनावे पहनते हैं, जैसे अक्सर जीन्स टी शर्ट या आरामदायक कोई जूता शामिल पहन लेते हैं, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे लोग पहनते हैं ना जीन्स टी शर्ट, वैसे वहाँ पे भी लोग पहनते हैं। लेकिन महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जीन्स स्कर्ट ड्रेस और ब्लाउज वगैरह पहनती हैं, ठीक है। अगर धार्मिक समुदाय अलग अलग कपड़े अपना पहनते हैं, जैसे अलग अलग धर्म के होते हैं, तो जैसे यहाँ पर हिंदू होते हैं ना, वो अपने हिसाब से कलर वाला कपड़े पहनते हैं, ईसाई वाले अपना टोपी लगाए होते हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ के भी लोग कुछ हैं धार्मिक जो पुरुष होते हैं, जैसे यहूदी होते हैं वो काले सूट पहनते हैं और टोपी पहनते हैं। महिलाएं होती हैं शालीन स्कर्ट या टॉप पहनती हैं, ठीक है। वहाँ की भोजन की बात करें तो इज़राइल की जो खाद्य संस्कृति है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के प्रभाव का मिश्रण है, यानी अलग अलग जो संस्कृति है उसका मिश्रण है। जैसे यहाँ पे भी अलग अलग लोग रहते हैं धर्म के, तो यहाँ पे भी अलग अलग भोजन की सामग्री होती है, अलग अलग तरह के भोजन होते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। इसमें कुछ लोकप्रिय व्यंजन जैसे हम्मस बोलते हैं, फालाफेल, शावरमा और सबीच आदि शामिल हैं। आप इसे सर्च करके देख सकते हैं, जैसे इजरायली भोजन हम्मस क्या होता है, फालाफेल क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक कोसेर रूल होता है। कोसेर वहाँ का जो धार्मिक ये व्यक्ति होते हैं यहूदी धर्म के, तो वो कोसेर को फॉलो करते हैं। तो उसमें क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है वो चीज़ शामिल रहता है। तो जैसे कोसेर फूड्स वह भोजन है जो यहूदी आहार कानूनों का पालन करता है, जो यहूदी धर्म के पवित्र पाठ टोरा पर आधारित है। यानी कोसेर आहार पालन को समझने और उसका सम्मान करने में ऐसे भोजन का सेवन करना शामिल है जो इन दिशा निर्देशों को पूरा करता है, खासकर बड़ी यहूदी आबादी वाले क्षेत्र में, ठीक है। रोजगार की बात करें तो आपके पास वैध वीजा होना चाहिए और लाइसेंस प्राप्त एम्प्लॉयर द्वारा संबंधित क्षेत्र के लिए पीबा द्वारा जारी परमिट होना चाहिए। यानी अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपके पास एक वीज़ा होना चाहिए, और जिस कंपनी के अंतर्गत गए हैं आप काम करने, जैसे पीबा के तहत जाएंगे तो पीबा का एक परमिट होना चाहिए, ठीक है। आपका जो न्यूनतम वेतन होगा फुल टाइम रोजगार के लिए आपको महीने में कम से कम 182 घंटे, अभी जो लोग जा रहे हैं उनको 236 घंटे काम मिला है, ठीक है। यानी महीने में कम से कम 236 घंटे लगभग काम करने होंगे, जिसका आपको 6100 मिलेगा। अभी जो है 6100 हो गया है, और जो पहले गए हैं उनको 5600 मिला था, ठीक है। यानी जैसे घंटे के हिसाब से इंक्रीज हो गया, तो हम अगर 182 घंटे काम करेंगे तो 5600 मिलेगा, और 236 घंटे काम करेंगे तो 6100 मिलेगा, ठीक है। ओवर टाइम की बात करें तो सप्ताह में अगर 6 दिन काम करते हैं, ठीक है, जो लोग 6 दिन काम करते हैं एक सप्ताह में, यानी अगर शनिवार, वहाँ पे शनिवार को छुट्टी होती है, अगर शनिवार को छुट्टी रहती है बाकी दिन काम करते हैं, तो 8 दिन आपको काम करना होगा, ठीक है। और अगर आप 5 दिन काम करते हैं, जैसे शुक्रवार शनिवार 2 दिन छुट्टी होती है, तो आपको 9 घंटे डेली काम करने होंगे। ये नॉर्मल हावर है, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पे 8 घंटे ड्यूटी होती है, तो 8 घंटे बाद अगर करेंगे तो ओवर टाइम होता है। तो ऐसे वहाँ पर अगर जो लोग 6 दिन काम करेंगे उनके लिए 8 घंटा नॉर्मल घंटा होगा, अगर जो लोग 5 दिन काम करेंगे उनके लिए 9 घंटा होगा, ठीक है। अगर उसके बाद आपको काम कराया जाता है, तो अगर आप 2 घंटे काम करते हैं, सपोज 8 घंटा आपका नॉर्मल घंटा है, हावर है, तो 8 घंटे बाद अगर 2 घंटे काम कराया जाता है तो उसका आपको 125% की दर से आपको पैसे मिले। जैसे अगर मान लीजिए 1 घंटे का आपको 50 रुपये मिला है, 100 रुपये मिला है, ठीक है, 1 घंटे का 100 रुपये मिला है नॉर्मल घंटे। तो अगर आप ओवर टाइम करते हैं, ओवर टाइम अगर 1 घंटा कर लेते हैं, तो आपको 100 रुपये की जगह पे 125 रुपये 1 घंटे का मिलेगा, ठीक है। इस तरह से यानी 25% आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी टोटल 125% मिलेगा। और अगर आप इस 2 घंटे के बाद भी और काम कराया जाता है आपको, तो
150% यानी 50% ज़्यादा मिलेगा, यानी 100 रुपये की जगह पे 150 मिलने लगेगा, ठीक है। यानी आपको ओवर टाइम भी अच्छी खासी मिलने वाली है। मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा अगर आप काम पर हैं, ठीक है। काम के दौरान अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको प्राप्त होती है, ठीक है। इसमें कार्य की अनिवार्यताएं क्या है, जो भारतीय कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनको क्या क्या कार्य करने होंगे उसके बारे में देखते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से वर्क स्थल पर जाने के लिए कुछ हो सकता है बस का यूज़ करना पड़े, या फिर आपको वहाँ बस एम्प्लॉय द्वारा बस का जो भी कार्ड मिलता है उसको प्रोवाइड कराया जाए, तो उसके संबंध में आपका लगभग 22.60 रुपये NIS पर डे के हिसाब से आपका काटा जाता है, ठीक है। या फिर अगर आपको बस का कार्ड दिया जाएगा तो आपका अनलिमिटेड रहेगा, 1 महीने का चार्ज लग जाता है, फिर आप अपना उससे जाते रहिए आते रहिए। अगर आपको बस का कार्ड नहीं मिलता है तो 22.60 रुपये आपका 22.60 यानी NIS होगा ये, ठीक है। ये रुपये मिस्टेक हो गया है, 22.60 न्यू इजरायली साइकिल आपको पर डे के हिसाब से लगेगा, ठीक है। और अगर एम्प्लॉयर आपको परिवहन नहीं प्रदान करता, ठीक है, तो इसका आपको 100% की दर से राशि मिलेगी। अगर आप एम्प्लॉयर अगर ये चार्ज नहीं देता या फिर आपको बस वगैरह नहीं प्रोवाइड कराता है तो आपको इसका 150% मिलेगा, ठीक है। और ये रेंज के हिसाब से होता है, अगर 40 किलोमीटर से अधिक है तो आपको परिवहन प्रदान नहीं करेगा, तो इससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए। स्वास्थ्य लाभ के लिए बात करें तो इसमें जो है 1 वर्ष के बाद आपको 2580 NIS यानी 6 दिनों की पुनर्प्राप्ति राशि मिलेगी, ठीक है। यानी 6 दिन के बराबर आपको जो स्वास्थ्य लाभ भुगतान होगा ये मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको सिक लीव भी मिलता है, 18 दिन का सिक लीव मिलता है, जैसे आप बीमार वगैरह होते हैं तो उसका भी आपको छुट्टी मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रमाण पत्र भी मिलना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो उसका मेडिकल या डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवा कर के लगाना पड़ेगा, तभी आपको सिक लीव मिलेगा। तो सिक लीव में अगर आपका पहला दिन अगर 1 दिन के लिए बीमार है, ठीक है, तो आपका अवैतनिक होगा, ठीक है। दूसरे और तीसरे दिन के लिए आपका 50% वेतन मिलेगा, ठीक है। और अगर चौथे दिन है तो आपको पूरा मिलेगा। अगर इसके अलावा जो सेवरेंस पे है, कम से कम 710 NIS पर प्रति माह एक अलग खाते में रखा जाता है। यानी आपका जो सैलरी मिलेगा उसमें से 710 NIS आपको अलग खाते में रखा जाएगा, यानी वो आपका जैसे PF वगैरह करता है ना उस तरह से आपका कटेगा, ठीक है। अगर आप इजराइल छोड़ेंगे, ठीक है, तो आपको इसके ब्याज के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इजराइल छोड़ने से 10 दिन पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा, और इसे वेतन से नहीं काटा जाता है, तो इस राशि से अवैध ओवरसेट कटौती से किया जाएगा, ठीक है। यानी ये जो राशि आपकी कटती है, ठीक है, आप जब वहाँ से छोड़ेंगे तो मिलता है पूरे ब्याज के साथ, वो जो राशि कटेगी उस पर ब्याज भी मिलेगा, और आपको वहाँ पे अप्लाई करना होता है 10 दिन पहले। अगर आप बर्खास्त होते हैं या फिर इस्तीफा देते हैं तो यदि बर्खास्तगी एम्प्लॉयर द्वारा की जाती है तो औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता होती है। ऐसी सुनवाई से 3 दिन पहले कारण सूचित किया जाता है। लिखित सूचना अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। नोटिस में पहले 6 महीनों में प्रत्येक महीने के लिए 1 दिन प्रति महीना और प्रत्येक अतिरिक्त महीने के लिए 2 दिन का नोटिस दिया गया है। आपके द्वारा एम्प्लॉयर को इस्तीफे की सूचना की अवधि समान रूप से है। यदि नोटिस सर्व नहीं हुआ तो दिए गए समतुल्य भुगतान करना होगा। जैसे अगर आपको जो नोटिस पीरियड होता है, ठीक है, तो 3 दिन के पहले सूचना देनी होती है। अगर आप रिजाइन वगैरह देते हैं, अगर आपको एम्प्लॉयर देता है 3 दिन पहले, और अगर आप देते हैं तो 6 महीने के प्रत्येक 1 दिन आपका मिलता है, ठीक है। और नोटिस पीरियड आपको सर्व करना होगा। अगर सर्व नहीं करेंगे तो आपको ही भुगतान, जैसे अगर आप कोई भी रिजाइन देते हैं कहीं भी तो उसमें नोटिस पीरियड सर्व करना होता है, जैसे 10 दिन 15 दिन, तो इसमें भी आपका नोटिस पीरियड सर्व करना होता है, ठीक है।
अगला देखते हैं एम्प्लॉयर बदलना। अगर आप किसी एम्प्लॉय के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ से अगर दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फैसिलिटी, आप साल में 4 बार एम्प्लॉयर बदल सकते हैं, जिसका समय 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर है। ठीक है, लीगल नोटिस देने के बाद अपने वर्तमान एम्प्लॉयर से सहमत हुए बिना भी एम्प्लॉयर बदल सकते हैं। यदि आप लेबर राइट्स, श्रम अधिकारों के उल्लंघन के कारण एम्प्लॉयर बदलते हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में फॉरेन वर्कर लेबर राइट्स के लिए अम्बेसमैन से संपर्क करना होगा, यानी जो अम्बेसी होंगे उनसे संपर्क होना। यानी आप अगर एम्प्लॉयर बदलना चाहते हैं, आपको एम्प्लॉयर अच्छा नहीं है, तो साल में 4 बार यानी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को बदल सकते हैं। ठीक है, और ये बिना एम्प्लॉयर्स के सहमत हुए भी बदल सकते हैं, लेकिन आपको एम्बेसी से जो लेबर राइट्स होगा उसके अंतर्गत आपको इन्फॉर्मेशन या संपर्क करना होगा। जो ये नंबर है, इस नंबर पर आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, 07476961661। ठीक है, अब हम ज़रूरी बातें ध्यान रखते हैं क्या करना है। ठीक है, अगर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले हिंदू भाषा बोलने और समझने का प्रयास करना है। ठीक है, हिब्रू भाषा। अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे रहेंगे, अगर कोई अंग्रेजी बोलेगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी, तो कोशिश करना चाहिए जहाँ पर रहें वहाँ की भाषा का ज़्यादा नॉलेज रखें। ठीक है, तो आपको हिब्रू भाषा बोलने और समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अगला है, इजराइल में सामाजिक शिष्टाचार, स्थानीय संस्कृति, मान्यताओं और कानूनों का सम्मान करना है। अलग अलग जगह पे अगर आप जाएंगे तो जो वहाँ का रूल है, वहाँ की क्या कल्चर है, वहाँ की क्या मान्यता है, वहाँ का क्या कानून है, इन सबको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये भी करना है। आपको अपनी पहचान के लिए, ठीक है, आप अपना दस्तावेज साथ रखें, जैसे वीज़ा हुआ, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा, ज़रूरी डॉक्यूमेंट, वो आपके पास रखना है। ठीक है, और जो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिला हुआ है, जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिला हो, इसका भी हम वीडियो डाल रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको रीड करके रखना है ताकि आप लोगों को अच्छे से जानकारी हो सके वहाँ के बारे में। अगला है, इजराइल जाने से पहले भारत में एक बैंक खाता खोलें। अगर आपका इंडिया में कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो आप भारत में ज़रूर कोई खाता खोल लें, तब आप वहाँ पर जाइएगा। ठीक है, ये सब आपको NSDC के तहत भी बताया जा सकता है। और यहूदी सख्त के दौरान उन गतिविधियों से दूर रहकर विचारशील है जो धार्मिक अनुष्ठानों को बाधित कर सकती है। अगर आपको कोई चीज़ वहाँ के बारे में नहीं पता है, कोई कहीं पे कुछ हो रहा है, तो आप उससे दूर रहें। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं भी रहते हैं, अगर कोई दिक्कत होता है तो आपको भी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अपने परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें, यानी जो भी आप अपने वहाँ के दोस्त हैं जो यहाँ से आपके साथ गए हैं वहाँ पे, उनसे संपर्क में रहें। आप अपने फैमिली से बातचीत करते रहें, ये सभी करते रहिएगा। आपका जो फाइनेंशियल योजना है बचत की, उसको भी बनाना है। जैसे ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे पैसे कमा रहे हैं तो ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट करिए, ऐसा नहीं, आपको सेविंग करना है और आपको सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या नहीं करना है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको, अगर कोई हाथ से ले गया है, कोई पैकेज आपको देता है, तो उसको नहीं लेना है। ठीक है, कई लोग इसकी जानकारी के बिना, जैसे फायर आर्म्स, आग्नेय यंत्र या फिर नशीले पदार्थ ले जाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जैसे यहाँ पे भी जो फर्जी रूप से फंसाया जाता है ना, तो ऐसे वहाँ भी ऐसा होता है। तो आप लोग कोई भी सामान अगर आपको देता है अनजाने व्यक्ति, या फिर कोई भी पैकेज आपको मिलता है, तो उसे जल्द नहीं लें। ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि ऐसे लोगों को, बहुत लोगों को फंसाया गया है और जेल में भी डाल दिया गया है, तो इससे आप दूर रहिएगा। इजराइल में अवैध मानी जाने वाली गतिविधियों, जैसे हथियार ले जाना, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान या नशीले पदार्थ या वेश्यावृत्ति में शामिल न हो। यानी इस तरह का आपको कोई भी गलत काम नहीं करना, धूम्रपान नहीं पीना, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, आपको हथियार नहीं ले, मतलब आप दूसरे कंट्री में गए, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो ज़्यादा दिक्कत होगी आपको, इसलिए आप लोग सावधानी से रहिएगा। अगला है, अपना स्मार्टफोन, सिम कार्ड, ATM या पासपोर्ट उन मित्रों या परिचितों को उधार न दें जो उनका उपयोग अवैध उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। यानी ऐसे लोगों को आपको अपना डिटेल नहीं देना है, मोबाइल नहीं देना है, सिम कार्ड नहीं देना है, जो उसका गलत यूज करे। ठीक है, अगर गलत यूज कोई दूसरा करेगा तो फंसेंगे आप, इसलिए आप इस चीज़ को बिल्कुल नहीं करिएगा।
अगला है अपने साधनों से परे जीवन मत जिए, कर्ज के जाल में न फंसे। ठीक है, मतलब जो आपको ज़रूरी है, ज़रूरी खाना पीना है, आपको जो लाइफ स्टाइल है उसको अच्छे से रहें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अनावश्यक काम करें, कोई किसी से उधार ले लें पैसा, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो ऐसा नहीं करना है। जल्दी जल्दी अमीर बनने के स्कैम या घोटाले पर विश्वास न करें। ऐसा नहीं कोई अगर बोल दे हम आपको 10,000 देंगे तो आप चलिए यहाँ पे, तो स्कैम नहीं करेगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलती है। आप इंडिया में रहें, चाहे भारत में रहें, विदेश रहें, किसी भी देश में रहें, आपको ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है अपने एम्प्लॉयर से भागने का प्रयास नहीं करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है एम्प्लॉयर से, तो आपको कानूनों का पालन करके ही प्रोसेस करना है, आपको ये भागने वगैरह का काम नहीं करना है। अगला है उन क्षेत्रों में न जाएं जिन्हें असुरक्षित माना जाता है। जैसे वहाँ पे ऐसा भी होता है कि लड़ाई वगैरह भी होता है, तो आपको सामान्यतः ऐसे क्षेत्र में नहीं जाना है जहाँ पे असुरक्षित है, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन किया गया है कि आपको यहाँ नहीं जाना है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप सभी को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना है, इसको भी देखते हैं। ठीक है, जैसे कार्य करने के समय और जो भी आप कितने घंटे काम किए हैं, इन सब का आपको रिकॉर्ड रखना है। यानी आप जब काम कर रहे हैं तो एक अपने से डायरी बना के रखेंगे, कितने दिन काम किए हैं, कितने घंटे काम किए हैं, ये सभी रिकॉर्ड अपने पास बना के ज़रूर रखें। ठीक है, आपको जो छुट्टियों के रिकॉर्ड है और उनकी प्रकृति भी बनाए रखना है, यानी जितनी छुट्टी मिल रही है उसको भी आपको लिख के रखना है। अगर आपका सैलरी आता है, सैलरी स्लिप मिलता है, तो आप अपना सैलरी स्लिप अपने एम्प्लॉयर से मांग सकते हैं। ठीक है, और उसको अपने रिकॉर्ड से जांच करेंगे कि क्या आपकी जो सैलरी स्लिप है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी मिली है कि कोई मिस्टेक है, तो आप वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ज़रूरी है कि आप लोग सुरक्षित रहें। काम करने के समय जो भी आपको सुरक्षात्मक गाइडेंस मिला हुआ है उसको फॉलो करें। जो भी आपको सेफ्टी रूल्स को बताया जाता है उसको ज़रूर से फॉलो करें। ठीक है, आपको अपना पासपोर्ट पास रखना है, यानी पासपोर्ट को आपको पास में लेकर रखना है, क्योंकि कहीं भी पूछ सकते हैं, कोई भी चेक कर सकते हैं, तो इसलिए पासपोर्ट ज़रूरी है। कार्य दुर्घटनाओं के बारे में भारतीय दूतावास को सूचित करें। अगर आपको कार्य करते समय कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी दुर्घटना होता है, तो भारतीय दूतावास से ज़रूर संपर्क करना है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे एक ऐप आता है रेड अलर्ट। ठीक है, रेड अलर्ट ऐप भी डाउनलोड करके रखिएगा। उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, सायरन जब बजता है, कोई घटना होने वाला रहता है, तो उसके बारे में आपको पहले से अलर्ट कर दिया जाता है। तो रेड अलर्ट ऐप भी ज़रूरी है। ठीक है, आपको होम फ्रंट कमांड ऐप भी डाउनलोड करना होगा। इसके बारे में भी आपको वहाँ पे बता दिया जाता है। आप एजेंसी द्वारा निर्धारित किए गए कॉन्ट्रैक्टर के अलावा किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। मतलब यह है कि आप जिसके कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू गए हैं, जिसके कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, उसके अलावा और कहीं काम नहीं करिएगा आप लोग। ठीक है, आपका काम आगमन की तारीख से शुरू होता है और 12 महीने के लिए होता है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी जब वहाँ पे पहुँचेंगे उसी दिन से आपका काम चालू हो जाता है। अगला है आवास और उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखें। देखिए, आप जहाँ पे रह रहे हैं और उसका क्या यूजेस है उसको भी ध्यान में रखना है। यानी आपको साफ़ सफाई की भी विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप रह रहे हैं तो कोई और साफ़ करने आएगा, कोई और, तो आपको विशेष सफाई भी रखना होगा। ठीक है, काम और घंटे की बात करें तो आपका जो काम और घंटा है नियमित जो है आपका 182 घंटे पर महीने है। अभी जो जा रहे हैं उनका 236 घंटे पर मंथ है। ठीक है, कार्य सप्ताह की बात करें तो इसमें आपको अगर 5 या 6 दिन का काम करते हैं, जैसे अगर आपको 5 दिन का काम करना पड़ता है हफ्ते में, ठीक है, तो आपको 9 घंटे काम करने होंगे। अगर 6 दिन काम करते हैं तो 8 घंटे काम करने होंगे। अगला ओवर टाइम की बात करें तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, अगर 2 घंटे अतिरिक्त काम करते हैं तो 125%, और अगर 2 घंटे की बात करते हैं तो 150%। अगर जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है, जिस दिन आराम करने, जैसे शनिवार को छुट्टी रहती है, अगर उस दिन काम करने के लिए मिलता है, ठीक है, तो आपको उस दिन का भी 150% मिलता है। ठीक है, अगर आप छुट्टी के दिन काम करेंगे तो 150% मिलेगा। और जो छुट्टी होगा आपको 36 घंटे पर सप्ताह में आराम करने के लिए मिलेगा। ठीक है, यानी 36 घंटे आपको आराम करने के लिए मिलता है।
और अगर आप छुट्टी के दिन भी ओवर टाइम करते हैं तो उस समय आपको 175% मिलता है। वही यानी जो 25% आपको नॉर्मल मिलता है 2 घंटे के लिए, तो छुट्टी के दिन काम करेंगे तो 25%, 150 प्लस 25% यानी 175% मिलेगा। अगर आप उस 2 घंटे से अधिक ओवर टाइम करते हैं तो सीधे 200 पर यानी 50% अधिक मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वहाँ की जो सामान्य बोलचाल भाषा में कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं हिब्रू भाषा में, उसको जानते हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। जैसे अगर आपको शांति या नमस्ते या अलविदा बोलना है तो आपको वहाँ बोलेंगे शालोम, शालोम इस नमस्ते। ठीक है, अगर आपको सुप्रभात यानी गुड मॉर्निंग बोलना है तो बोलेंगे बोकोर टो, बोकोर टो। अगर आपको शुभ संध्या बोलना है यानी गुड इवनिंग बोलना है तो आप बोलेंगे एरेब टोब, एरेब टोब। ठीक है, अगर गुड नाइट बोलना है या शुभ रात्रि बोलना है तो बोलेंगे लायला टोब, लायला टोब। ठीक है, अगर धन्यवाद अगर आप बोलना चाहते हैं तो वहाँ बोलेंगे टोडाह, टोडाह मीन्स धन्यवाद। हिब्रू भाषा में टोडाह बोलेंगे धन्यवाद को। ठीक है, अगर आपको बोलना है वहाँ की भाषा में हाँ, ठीक है, अगर हाँ बोलना है, कोई पूछता है कि जैसे खाना खा लिए तो अगर हाँ बोलना है तो बोलना है केन। ठीक है, हाँ मीन्स केन को बोलते हैं हाँ। ठीक है, अगर नहीं बोलना है तो लो, अक्सर बोलते हैं काम हो गया पूरा, तो अगर नहीं हुआ है तो बोलेंगे लो लो लो। ठीक है, आप किसी को स्वागत करना चाहते हैं, आपका स्वागत है, इसका मतलब वेवकासा, वेवकासा मीन्स आपका स्वागत है। आपका क्या नाम है, अगर कोई पूछता है आपका क्या नाम है तो आप बोलेंगे इच कोरिम लेखा, यानी अगर आपको किसी से पूछना है आपका क्या नाम है तो बोलेंगे आप इच कोरिम लेखा। ठीक है, अगर जैसे आप अपना नाम बताते हैं मेरा नाम मुकेश है तो ऐसे बोलेंगे समी मुकेश, समी राजू, समी राहुल, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बोलेंगे क्या हाल चाल है, अगर इसको हिब्रू भाषा में बोलना है तो माँ निस्मा, माँ निस्मा बोलेंगे। ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ऐसा अगर हिब्रू भाषा में बोलना है तो बोलेंगे ना इम म्योड, ना इम म्योड। ठीक है, अगर कोई मिलता है फिर बोलेंगे फिर मिलेंगे या फिर बाद में तो बोलेंगे लेहित्रा ओट, लेहित्रा ओट। अब हम जानेंगे जो भारतीय कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे काम कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन से संबंधित आपको इन बातों को ध्यान रखना है क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। जैसे आपका पासपोर्ट खो जाता है, ठीक है, तो ऐसे संबंध में क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इवादेत एट हाडाकॉन सेली। ठीक है, इवादेत एट हाडाकॉन सेली। ठीक है, अगर आपका पासपोर्ट खो गया तो इस तरह से आप बोलेंगे। अगर बोलेंगे मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, अगर कोई परेशानी है तो ऐसे बोलेंगे मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो इसको हिब्रू भाषा में बोलेंगे अनि लो मार्गिस्तो, अनि लो मार्गिस्तो। अगर आपको बोलना है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं तो आपको बोलना है अता यखोल लाजोर ली, यथा यखोल लाजोर ली। ठीक है, अगला है मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए, अगर आपको कोई एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो ऐसे बोलेंगे अनि तसरीख एम्बुलेंस, अनि तसरीख एम्बुलेंस। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन शब्द कुछ है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर को हम हिब्रू भाषा में बोलते हैं पोएल बिन्यान, बिल्डिंग को बिन्यान, प्रॉपर्टी को रेखूस, साइट को बोलेंगे अतर, पहली मंजिल अगर कोई बोलता है पहली मंजिल पे जाओ तो बोलेंगे कोमा रिसोना, वहाँ पर बेलचा को बोलते हैं एट। ठीक है, टोपी को बोलेंगे कोआ, ऐसे समझ सकते हैं कौआ को टोपी बोलते हैं। ठीक है, तो टोपी को समझ सकते हैं कोआ। बढ़ई को बोलते हैं नगर, अपार्टमेंट को बोलते हैं हिब्रू भाषा में टिरह, दिरह। ठीक है, घर को बोलते हैं बेईत, किराया को बोलते हैं लेहस्किर, जैसे आप कहीं जा रहे हैं किराया मांगता है कोई, बोलता है लेहस्किर लेहस्किर, तो आप समझ जाएंगे वो किराया मांग रहा है। ठीक है, अगर ऑफिस में जाना है तो ऑफिस को हम बोलेंगे मिसराद, मिसराद बोलेंगे। ठीक है, रोजगार शब्द में कुछ ऐसे रोजगार जैसे वेतन आपको है तो वेतन को बोलेंगे सखत, सखत। कॉन्ट्रैक्ट की बात है तो बोलेंगे चोजेह। ओवर टाइम की बात करें तो साउट, ओवर टाइम को बोलेंगे हिब्रू भाषा में साउट। ठीक है, सिक लीव की बात करें जैसे बीमार वाली छुट्टी आपको मिलेगा तो उसे बोलेंगे रसट। आपकी कटौती कोई होता है तो बोलेंगे डिडुक टजयह, डिडुक टजयह। इंश्योरेंस अगर की बात होगी तो बिट्टू बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ वेबसाइट और इम्पोर्टेंट नंबर हैं जिसको आपको लिए जानना ज़रूरी होगा। जैसे पीबा की एक साइट है www.piba.gov.il। ठीक है,
और आपको जो महत्वपूर्ण संपर्क है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर है 0747876966161, ठीक है। आपका foreign@labor.gov.in इस पर भी है। पुलिस का 100 नंबर है। आपका 110 नंबर पे भी आप कर सकते हैं, नॉन इमरजेंसी आपका पुलिस कॉन्टैक्ट नंबर है। एम्बुलेंस का 101 है। यूनाइटेड इजाला का 1221 है मेडिकल सेवाओं के लिए, ठीक है। तो आशा है ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हमारे वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे इज़राइल के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सबको पता चल सके, ठीक है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद।